हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी ट्रेजर। आज मैं जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है वैनिशिंग टाइम, अ बॉय रिटर्न। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एक छोटी लड़की का इंटरव्यू लेती है। उस छोटी लड़की का नाम सोरेन है। जब साइकेट्रिस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू करती है तो यह देखकर सोरेन बहुत नर्वस हो जाती है। साइकेट्रिस्ट उसे अपनी कहानी शुरू से बताने के लिए कहती है। सोरेन बताती है कि उसकी माँ और डॉकियन की शादी कुछ साल पहले हुई थी और शादी के कुछ साल बाद ही उसकी माँ गुजर जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद सोरेन डॉकियन के साथ ही रहती है। उसे डॉकियन से ज्यादा लगाव नहीं था। डॉकियन को हुआनो आइलैंड की कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब मिल जाती है, जिसके कारण उन्हें पुरानी जगह छोड़कर उस आइलैंड पर रहने के लिए जाना पड़ता है। अपनी माँ की मौत के बाद सोरेन कभी खुश नहीं रह पाई। सोरेन को किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। आइलैंड पर जाकर एक नए स्कूल में उसका एडमिशन किया जाता है, जहाँ उसे नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है, पर फिर भी वो किसी से बात नहीं करती। उसके स्टेप फादर कंस्ट्रक्शन साइट के शेफ थे, जिसके कारण उन्हें पूरी रात भर काम करना पड़ता था। टनल के अंदर धमाका होने के कारण आइलैंड के किसी भी आदमी को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की परमिशन नहीं थी। रात के समय सोरेन फोन में अपने वॉर्म होल वाले ब्लॉग्स के कमेंट्स को पढ़ती है। अपनी माँ के मौत के बाद सोरेन सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी, इसीलिए वो इंटरनेट पर घर से भाग जाने के तरीके ढूंढती है, जहाँ पर उसे वॉर्म होल और सुपरनैचुरल जैसी चीजों के बारे में पता चलता है। वो स्कूल में भी अपने कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट पर इन सभी टॉपिक्स के बारे में दूसरे लोगों से पूछती है। सोरेन थोड़ी देर के लिए अपना कंप्यूटर छोड़कर जाती है, जिसके कारण दूसरे स्टूडेंट्स वेबसाइट पर सोरेन के लिखे गए कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कमेंट्स पढ़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स सोरेन का मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के लौटते समय सोरेन संगमेन नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि एक अनाथालय में रहता था। सोरेन को अपना नाम बताकर संगमिन उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर फिर भी सोरेन उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन स्कूल में सोरेन लंच ब्रेक में बाहर निकलती है। वो देखती है कि संगमिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके लिखे हुए ब्लॉग्स के बारे में बात कर रहा है। संगमिन अपने दोस्तों को बताता है कि वॉर्म होल का ब्लॉग पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा। स्कूल छूटने के बाद संगमिन सोरेन का पीछा करता है। जब सोरेन उसे पीछा करने से मना करती है, संगमिन उसे बताता है कि उसे वॉर्म होल की बात पर विश्वास है। इससे सोरेन को पता चलता है कि संगमिन को भी सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। संगमिन से सीक्रेटली बात करने के लिए सोरेन खुद के सीक्रेट सिंबल्स बनाती है। वो दोनों रोज एक डायरी में एक दूसरे के लिए सीक्रेट सिंबल्स लिख कर जाते थे। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों शहर में भूतों को खोजने के लिए निकल जाते थे। एक दिन जंगल में खोजबीन करते समय उन दोनों को एक सुनसान घर मिलता है। उस सुनसान घर में थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतना समय साथ बिताने के कारण सोरेन को संगमिन से प्यार हो जाता है और वो अचानक संगमिन को किस कर देती है। सोरेन के किस करने से संगमिन सरप्राइज हो जाता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि संगमिन और उसके दोस्त कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर धमाके देखने का प्लान बनाते हैं। सोरेन को संगमिन के प्लान के बारे में पता चलता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वो सभी जंगल की तरफ से जाते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें देख न सके। जंगल के बीच में उन्हें फेंस दिखती है। फेंस को देखकर उन पांचों में से एक लड़का घबराकर वहीं से घर चला जाता है। बाकी के चार बच्चे पहाड़ की चोटी पर जाकर धमाका होने का इंतजार करते हैं, पर जब वहाँ कोई धमाका नहीं होता तो सभी निराश होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल के बीच चलते समय उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई देती है। वो सभी बारी बारी उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर पहुँचते ही उन्हें पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोरेन को लगता है ये एक मेट्रोराइट है। उस चमकती हुई चीज को लाने के लिए संगमिन पानी में कूद जाता है। वो उस चीज को पानी में से निकालकर गुफा के बाहर ले जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही वो चीज चमकना बंद हो जाती है। वो चारों देखते हैं कि चमकती हुई चीज एक अंडे जैसी दिखाई देती है। उनमें से एक लड़का टाइशेक बताता है कि ये अंडा किसी टाइम गॉब्लिन का है। टाइशेक अपने दादाजी की कहानी के बारे में बताता है, जिसमें फुल मून की रात में पहाड़ों के बीच एक गुफा निकल आती है, जहाँ टाइम ग्लोबिन रहता था। टाइशेक बताता है कि जो भी उस गुफा में जाकर वापस आता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। इन सभी बातों पर टाइशेक के दोस्त विश्वास नहीं करते, क्योंकि गुफा से बाहर आने के बाद भी उनकी उम्र सेम थी। सोरेन देखती है कि उसकी हेयरपिन गायब है। ये हेयरपिन उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दी थी। सोरेन अपनी हेयरपिन को ढूंढने के लिए वापस गुफा के अंदर चली जाती है और बाकी लोग बाहर ही उस अंडे की रक्षा करते हैं। गुफा के अंदर जाते ही सोरेन को अपनी हेयरपिन मिल जाती है। वहाँ पर सोरेन देखती है कि वो चमकता हुआ अंडा पानी के
अंदर वापस आ गया है। ये सब देखकर सोरेन कंफ्यूज हो जाती है और फिर गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि वो अंडा टूट गया है और उसके दोस्त भी वहाँ से गायब हो गए हैं। सोरेन अपने दोस्तों को रात होने तक जंगल में ही ढूंढती है। रात हो जाने के कारण वो रास्ता भटक जाती है और सारी रात उसे जंगल में ही रहना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी पुलिस फोर्स बच्चों को ढूंढने में लग जाती है। डिटेक्टिव एन इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है। तभी पुलिस को सोरेन बेहोशी की हालत में जंगल में मिलती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में सोरेन को होश आता है और डिटेक्टिव एन उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं। डिटेक्टिव एन उससे पूछते हैं कि उसे और बाकी बच्चों को जंगल में क्या हुआ था। सोरेन उन्हें गुफा और चमकते हुए अंडे के बारे में बताती है। डिटेक्टिव एन और बाकी सभी लोगों को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए सोरेन उन्हें जंगल में ले जाती है ताकि उन्हें वो गुफा दिखा सके। पर वहाँ जाने पर उन्हें कोई गुफा नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था कि फुल मून के बाद वो गुफा गायब हो गई है। तभी फोन पर डिटेक्टिव एन को उन तीनों में से एक लड़के के बारे में बताया गया। वो लड़का जयबुक था। उन्हें जयबुक की लाश समुद्र किनारे शहर से 20 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर मिलती है। बाद में पता चलता है कि उसकी मौत का कारण अस्थमा अटैक था। जयबुक की लाश मिलते ही उनके केस को मिसिंग केस से बदलकर किडनैपिंग केस में बदल दिया जाता है। कई हफ्तों के बाद भी बाकी दो लड़कों के बारे में पता नहीं चल पाया था। संगमिन के बिना सोरेन वापस चुपचाप रहने लगी थी। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था और इससे वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। एक दिन घर के बाहर से उसे एक आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे एक आदमी जंगल की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। सोरेन भी उस आदमी के पीछे दौड़ने लगती है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच पहुंच जाती है। कुछ समय दौड़ने के बाद वो रुककर जमीन पर बैठ जाती है। इससे वो आदमी भी रुक जाता है। वो आदमी सोरेन की तरफ आकर उसे देखने लगता है। ये सब देखकर सोरेन बहुत डर जाती है। वो आदमी उसे बताता है कि वो संगमिन है। उस आदमी के मुंह से संगमिन का नाम सुनकर सोरेन भागने लग जाती है। जंगल से निकलने के बाद अचानक सोरेन डोकियो की कार के सामने आ जाती है। वो डोकियन को उस आदमी के बारे में बताती है और डोकियन उस आदमी के बारे में पुलिस को बता देता है। पुलिस को लगता है कि वही आदमी किडनैपर है। उस आदमी को ढूंढने के लिए पुलिस जंगल की तरफ निकल जाती है। डिटेक्टिव एन सोरेन को उस आदमी के बारे में पूछती है। सोरेन बताती है कि वो आदमी संगमिन होने का नाटक कर रहा है। कई जगह ढूंढने के बाद भी पुलिस को वो किडनैपर नहीं मिलता, पर उन्हें सोरेन की डायरी मिल जाती है जिस पर सोरेन और संगमिन सीक्रेट सिंबल्स के जरिए बातें करते थे। जब सोरेन डायरी को देखती है, उस डायरी में संगमिन के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। ये सब देखकर सोरेन बहुत हैरान हो जाती है। संगमिन लिखता है, सोरेन के गुफा में जाते ही वो तीनों अंडा तोड़ देते हैं। अंडे को तोड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये अंडा खाली है। जब सोरेन गुफा से बाहर नहीं आती तो संगमिन उसे लाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर संगमिन देखता है कि सोरेन अपनी जगह पर फ्रीज हो गई है। वो उससे बात करने की और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर सोरेन कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसे पानी की एक बूंद हवा में तैरती हुई नजर आती है। जैसे ही वो गुफा के बाहर आता है, वो देखता है कि सारी चिड़िया हवा में फ्रीज हो गई है। वो तीनों जंगल से निकलकर शहर की तरफ वापस जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके परिवार के साथ साथ पूरा शहर भी फ्रीज हो गया है। उन्हें अब समझ आ जाता है कि उन तीनों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए टाइम रुक गया है। इसका मतलब ये था कि वो अब कुछ भी कर सकते थे। शुरुआत के कुछ दिनों में वो बहुत एंजॉय करते थे। वो जब चाहे खाते थे, जब चाहे पीते थे और जब चाहे सोते थे। एक ही चीज बार बार करने के कारण कुछ समय बाद वो बोर हो जाते हैं और उस आइलैंड से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो जान सके कि उनके अलावा और कौन कौन फ्रीज हुआ है। उनका प्लान फेल हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि समुद्र में पानी का बहना भी बंद हो गया है। इसका मतलब ये था कि उनकी बोट पानी पर नहीं तैर सकती। अब हम वापस वर्तमान का सीन देख रहे हैं जहाँ हमें सोरेन डायरी पढ़ती हुई नजर आती है। डायरी पढ़ने के बाद सोरेन को पता चलता है कि जो आदमी उसे जंगल में मिला था वो संगमिन ही था। वो डायरी पढ़ना रोक देती है क्योंकि अब संगमिन को पुलिस से बचाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो एक किडनैपर होने के कारण संगमिन को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए सोरेन अब पुलिस को झूठ बोलती है कि उसने जंगल में किसी को नहीं देखा। पुलिस उस पर विश्वास कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाते ही सोरेन वापस डायरी पढ़ती है। संगमिन लिखता है कि कई महीनों बाद वो तीनों एक मॉल के अंदर टेंट में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद अस्थमा के कारण जयबुक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है।
उसका इनहेलर भी काम करना बंद कर देता है। एक रात दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इससे संगमिन और टैशक बहुत दुखी हो जाते हैं। वो दोनों जयबुक को समुन्दर के किनारे दफना देते हैं। मरने के बाद जयबुक की बॉडी भी बाकी सभी लोगों की तरह फ्रीज हो जाती है। 5 साल बीत जाते हैं और दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है, पर संगमिन और टैशक अब टीनेजर्स बन जाते हैं। इतने साल अकेले रहने के बाद भी उन्हें लगता है एक दिन सब पहले के जैसा हो जाएगा। संगमिन को लगता है कि जैसे ही वो 20 साल का हो जाएगा दुनिया भी वापस पहले जैसी ही हो जाएगी। इसलिए वो पैसे चुरा कर रख लेता है ताकि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो दोनों अमीर बन सके, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों धीरे धीरे अपनी होप खोने लगते हैं और दोनों शहर छोड़कर जंगल के उस सुनसान घर में रहने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकेलापन संगमिन को पागल कर देता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है ताकि ये सब पहले जैसा हो सके। टैशक ये सब देखकर अपनी होप खो देता है। कुछ दिन बाद आसमान की तरफ देखते समय संगमिन को दिखता है कि चांद अपनी दिशा बदल रहा है। इसका मतलब ये था कि दुनिया अब पहले जैसी होने वाली थी। वो इस बात को टैशक को बताने के लिए जाता है, पर टैशक कहीं नहीं मिलता। वो टैशक को आइलैंड के हर एक कोने में खोजता है, पर टैशक उसे नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते वो आइलैंड के आखिरी छोर में पहुंच जाता है। वहाँ पर संगमिन को टैशक के कपड़े दिखाई देते हैं। पानी में देखने के बाद उसे समझ आता है कि टैशक पानी में कूद गया है। थक हार कर संगमिन भी टैशक के बगल में पानी में कूद जाता है, पर उसी समय दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। पानी से निकलकर संगमिन को सब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। इससे वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरी पढ़ने के बाद सोरेन जंगल में वापस उस सुनसान घर में जाती है। वहाँ उसे संगमिन दिखता है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते समय सोरेन बताती है कि उन्हें ये स्टोरी पूरी दुनिया को बता देनी चाहिए, पर फिर भी उन्हें लगता है कि किसी को उनकी स्टोरी पर विश्वास नहीं होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद संगमिन के बारे में पता चल जाता है। वो देखते हैं कि संगमिन जंगल की तरफ जा रहा है। पुलिस को लगता है कि संगमिन ही किडनैपर है। उस रात संगमिन छुपकर सोरेन के कमरे में आता है ताकि वो अपना दुख बांट सके। संगमिन को लगता है कि इतने साल अकेले रहने के बाद अब वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर दूसरे पेरेंट्स डॉकियन पर इल्जाम लगाते हैं कि उसके कारण उनके बच्चे गायब हो गए। उन्हें लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले धमाकों में उनके बच्चे मारे गए और सोरेन अपने स्टेप फादर को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि संगमिन और सोरेन दोनों अनाथालय जा रहे हैं जहाँ पर संगमिन रहता था। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोरेन अकेले ही अंदर जाती है। वहाँ वो वार्डन को सब कुछ बता देती है। वार्डन को सब कुछ बताकर सोरेन वापस बाहर आती है ताकि वो संगमिन को अंदर बुला सके, पर तभी उसके स्टेप फादर आकर उसे घर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद संगमिन आकर अपने वार्डन से मिलता है। संगमिन के लिए वार्डन उसके माँ के जैसी थी। संगमिन बचपन की सारी बातें वार्डन को बताता है। वार्डन इन सब बातों को सुनकर चौंक जाती है, पर फिर भी उसे संगमिन की बातों पर विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉकियन सोरेन को घर के अंदर बंद कर देता है। उसी रात संगमिन पीछे के दरवाजे से सोरेन के कमरे में आता है। वो दोनों उस घर से दूर भाग जाते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि आगे क्या करना है। सोरेन बताती है कि उसने गुफा में एक दूसरा अंडा भी देखा था। वो बताती है कि उस दूसरे अंडे का इस्तेमाल करने के बाद वो भी एक अडल्ट बनकर वापस आ सकती है और वापस आकर वो सभी को बता सकती है कि संगमिन निर्दोष है, पर संगमिन उसे ये सब करने से मना करता है। संगमिन बोलता है कि इसमें बहुत खतरा है। वो कहता है कि ये सब करके निर्दोष साबित होने के बजाय वो एक क्रिमिनल रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो सोरेन को उस दर्द से गुजरने नहीं देना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉकियन घर वापस आ गया है। घर आकर उसे पता चलता है कि सोरेन घर से गायब है। वो सोरेन का फोन चेक करता है। डॉकियन सोरेन के फोन में सोरेन, संगमिन और उस सुनसान घर का फोटो देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सोरेन उस सुनसान घर में ही हो सकती है। वो रात के समय उस सुनसान घर में जाकर संगमिन पर हमला कर देता है। हमले से बचकर संगमिन डॉकियन को नीचे गिरा देता है। डॉकियन के नीचे गिरते ही संगमिन सोरेन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस उस सुनसान घर में तलाशी लेती है। उन्हें लगता है कि संगमिन कोई दूसरा ही आदमी है और वो संगमिन होने का नाटक कर रहा है। पुलिस को लगता है कि वो सोरेन को बहकाकर अपने साथ ले गया है। अब सोरेन की किडनैपिंग की खबर न्यूज में आ जाती है ताकि उस किडनैपर को जल्दी से पकड़ा जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस संगमिन और सोरेन का पीछा कर रही है। सोरेन संगमिन को बचाने के लिए खुद पुलिस के पास वापस चली जाती है। पुलिस के पास वापस जाने से पहले सोरेन संगमिन को उसी गुफा के पास मिलने के लिए कहती है। पुलिस के पास वापस जाने के बाद सोरेन से पूछताछ की जाती है। डिटेक्टिव एन उसे बताते हैं कि वो आदमी संगमिन नहीं है और बताते हैं कि वो कोई
कोई बहरूपिया है। ये सब बताने के बावजूद भी सुरैन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। सुरैन बाथरूम जाने के बहाने पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन से भागकर वो सीधे उस गुफा के पास जाती है। गुफा में जाकर वो उस चमकते हुए अंडे को पानी से बाहर लाती है। वो उस अंडे को संगमिन के पास दे देती है ताकि वो उस अंडे का इस्तेमाल कर सके। संगमिन उस अंडे को यूज करने से मना कर देता है। अब इन सब से बचने के लिए संगमिन सुरैन से झूठ बोलता है कि उसने ही बाकी 2 लोगों को मारा है। संगमिन उस अंडे को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ भागता है। सुरैन भी उसके पीछे भागती है। उसी समय पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब पुलिस भी संगमिन का पीछा करती है। संगमिन क्लिफ के आखिर में जाकर रुक जाता है। सुरैन भी संगमिन के पास आकर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डिटेक्टिव एन संगमिन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ झपटते हैं। इसी बीच धक्का लगने के कारण सुरैन क्लिफ से गिर जाती है। डिटेक्टिव एन सुरैन को बचाने के लिए कूदते हैं, पर वो खुद भी क्लिफ के नीचे अटक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सुरैन और डिटेक्टिव एन क्लिफ से लटके हुए हैं। उन दोनों को बचाने के लिए संगमिन वापस उस अंडे को तोड़ देता है ताकि वो टाइम को रोक सके। अब सुरैन को होश आता है। वो खुद को और डिटेक्टिव एन को समुद्र के किनारे पर देखती है। सुरैन को समझ आता है कि उन दोनों को बचाने के लिए संगमिन ने उस अंडे का इस्तेमाल किया था। सुरैन के लिए ये कुछ घंटों की बात होगी, पर संगमिन के लिए ये 10 साल के बराबर था। अब हम देखते हैं कि सुरैन अपने स्टेपफादर के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही है। सुरैन अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगती है। उस समय सुरैन डॉकियन को पहली बार डैड कहकर बुलाती है। उसी दिन डिटेक्टिव एन सुरैन से पूछने आते हैं कि उन दोनों की जान कैसे बची। सुरैन डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताती। डिटेक्टिव एन को सब समझ आ जाता है कि सुरैन शुरुआत से ही सच बोल रही थी। डिटेक्टिव एन सुरैन को मीडिया में झूठी खबर देने के लिए बोलते हैं। डिटेक्टिव एन सुरैन को बताते हैं कि मीडिया में झूठी गवाही देकर सुरैन खुद को दूसरे लोगों के इल्जामों से बचा सकती है। अब हम वापस शुरुआत का सीन देखते हैं, जिसमें सुरैन साइकेट्रिस्ट को अपना इंटरव्यू दे रही है। सुरैन की स्टोरी सुनकर साइकेट्रिस्ट बहुत सरप्राइज होती है। वो उसकी कहानी पर एक बुक लिखना चाहती है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि सुरैन हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए दूसरे शहर जाती है। वहाँ पर वो वापस साइकेट्रिस्ट से मिलती है। मिलने के बाद साइकेट्रिस्ट उसे अपनी बुक देती है। उसके बाद सुरैन अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है। अपनी कार से स्कूल जाते समय उसे संगमिन जैसा एक आदमी दिखाई देता है। वो गाड़ी में से उतरकर उससे मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है उसे कोई नहीं दिखाई देता। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि संगमिन और सुरैन बोट पर एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।